हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की शानदार पेपर एनालिसिस की शो में। दोस्तों, आज का जो शो है ये आप सभी लोगों के लिए एसएससी सीजीएल के 9 सितंबर 2024 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया पूरा पेपर है। 25 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स का इंग्लिश पेपर सेट आज आप सॉल्व करेंगे मेरे साथ और एग्जैक्टली आप जान पाएंगे कि आप 50 नंबर के इस पेपर सेट में आपका भी कहां तक लेवल है। कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, बढ़िया बढ़िया वोकैबुलरी मिलेगी, ऑप्शन के एक एक वर्ड को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आपके लिए ये 25 सवालों से 100 क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं दोस्तों, इसलिए पूरा सेशन लास्ट तक देखकर जाइएगा। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। इसका क्या है क्वेश्चन? मॉर्बिड कंपल्शन टू कंज्यूम एल्कोहल कॉन्टिन्यूअसली। मॉर्बिड कंजम्पशन, कंपल्शन, मॉर्बिड कंपल्शन, मॉर्बिड कंपल्शन, मॉर्बिड मतलब होता है रोगी। तो आदमी कंपल्शन यानी कि चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहा है, एकदम रोगी सा हो गया। किस चीज को चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहा है? टू कंज्यूम एल्कोहल को, एल्कोहल को कंज्यूम करना चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहा है। इस प्रकार की सोच का रोगी हो गया वो। इस प्रकार की चीज को क्या कहते हैं? हिंदी में हम इसको क्या कहेंगे? पियक्कड़ कह सकते हैं। हिंदी में पियक्कड़ चलेगा, दारूबाज चलेगा, कुछ भी कह सकते हैं, राइट। बहुत ज्यादा जिसको लत लग गई है वो यही सब बोल सकते हैं। चार ऑप्शन है आपके पास, टायरोमैनिया, दूसरा मैनियाक, तीसरा क्लेप्टोमैनिया, चौथा डिप्सोमैनिया। जब कभी भी अल्कोहल की बात करी जाए ना तो डिप्सो वर्ड याद रखिएगा। मैनिया का मतलब मैडनेस तो होता है, ये तो काम हो जाएगा इससे, लेकिन 3 मैनिया दिए हुए हैं। कौन सा मैडनेस काम करेगा यहां पे दोस्तों? तो आप याद रखिएगा, इसका मतलब मैडनेस लिख देता हूं मैं यहां पे। अब आपका सवाल यहां पे है एल्कोहल। जब कभी भी एल्कोहल की बात होगी तो उस केस में आपको याद रखना है डिप्सो। क्या याद रखना है? डिप्सो। डिप्सो, डिप्सो मतलब एल्कोहल हो गया दोस्तों। अब ये एल्कोहल हो गया, ये मैनिया मैडनेस हो गया, तो यानी एल्कोहल का पागलपन जिसके अंदर है उसे हम कहते हैं डिप्सो मैनिया। यानी शराब पीने की बुरी लत अगर किसी को लगी है तो उसको डिप्सो मैनिया कहा जाता है। He joined rehab to overcome his dipsomania। जिनको शराब पीने की बहुत लत लग जाती उनको रिहैब ज्वाइन कराते हैं। एक ऐसा सेंटर, रिहैब सेंटर, जहां पे लोगों को शराब छुड़ाने के लिए कुछ दवाइयां दी जाती है, उसका इलाज किया जाता है और उसके अंदर की तलब खत्म करी जाती है। ये केवल शराब के लिए नहीं होता, किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ के लिए होता है। दूसरा है बच्चे सटायरोमैनिया। इसका मतलब है एक्सेसिव और अनकंट्रोलेबल सेक्सुअल डिजायर इन मेन। यह पुरुषों में पाया जाता है। पुरुषों में अत्यधिक यौन इच्छा होती है, ऐसे इंसान को ठरकी कहते हैं। हमारे समाज में इस तरह के लोगों को ठरकी बोला जाता है। कह रहे तुम एकदम ठरकी है हो का, ऐसे बोलते हैं उसको। चलो आगे देखो, एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है। मैनियाक में भी मैनिया दिया हुआ है दोस्तों, तो इसका मतलब हो गया मैडनेस, सनकी, पागलपन, कुछ भी कह लीजिए। और क्लेप्टो एक रूट और याद रखिएगा, क्लेप्टो यहां लिख देता हूं मैं, ये देखिए लिखा भी है क्लेप्टो। इसका मतलब होता है बच्चे थेफ्ट, दैट इज चोरी। अगर किसी इंसान को बिना किसी मकसद के बस चोरी करने का मैनिया है, मैडनेस है, हम उसको क्लेप्टोमैनिया कहते हैं। एक स्ट्रॉन्ग अर्ज टू स्टील स्पेशली विदाउट नीड। जरूरत नहीं है फिर भी बस चोरी कर लेते हैं, यार सुबह से चोरी नहीं किया, ऐसे जिस इंसान के अंदर होता है उसको क्लेप्टोमैनिया हो रखा है। अभी एक बहुत पहले एक मूवी आई थी, आई होप आप लोगों ने भी देखी होगी, रावड़ी राठौर करके एक मूवी आई थी। तो रावड़ी राठौर में आपने देखा होगा कि जो अक्षय कुमार रहता है, दो रहते हैं अक्षय कुमार, डबल रोल रहता है, एक पुलिस वाला रहता है और एक चोर रहता है। तो उसमें जो अक्षय कुमार, चोर वाला अक्षय कुमार रहता है, उसको जो जिस तरीके से दिखाया गया है वो क्लेप्टोमैनिया का शिकार रहता है। वो अक्षय कुमार और उसका एक साथी जब तक चोरी करते नहीं है तब तक उनके दिमाग में चलता रहता है, यार आज कुछ चुराया नहीं, आज कुछ चुराया नहीं। तो उनको क्लेप्टोमैनिया है। समझ में आ गया क्लेप्टोमैनिया क्या है दोस्तों? जिसके अंदर चोरी करने का पागलपन होता है, जब तक चोरी कर नहीं लेते चुप नहीं बैठते, उनको क्लेप्टोमैनिया कहते हैं। इस सभी पर एग्जाम्पल्स हमने लिख रखा है, आपको समझने में बहुत आसानी होगी एक एक शब्द दोस्तों। थोड़ा सा आगे चलेंगे, अगला सवाल एक्टिव पैसिव वॉइस पर है। द पेंटिंग वॉज एडमायर्ड। जब आप पैसिव वॉइस यहां पर बना रहे हैं, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म लिखा तो मतलब पैसिव वॉइस है। इसका एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका ये जो सेंटेंस है वो वॉज एडमायर्ड में से वॉज हट जाएगा, केवल एडमायर्ड रह जाएगा। अब चारों ऑप्शंस देख लीजिए जिसमें केवल एडमायर्ड है, जैसे इसमें हैज बीन के साथ है दोस्तों, यहां पे हैव के साथ है दोस्तों, और यहां पे बीइंग लगा दिया दोस्तों। अब आपके सामने
3 ऑप्शंस आपके कट चुके हैं, केवल एक ऑप्शन बचता है जिसमें एडमायर्ड है और कोई हेल्पिंग ऑफ नहीं है। राइट ये एक्टिव पैसिव का वो शॉर्ट ट्रिक है, जब आपको फाउंडेशन पढ़ाया जाता है ना, तो वहां पे सिखाया जाता है कि किस तरीके से केवल वर्ब देखकर आप वॉइस को चेंज कर सकते हैं विद इन 2 to 3 सेकंड्स। 2 से 3 सेकंड में सही आंसर मार्क करेंगे, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ, 100 में 100 सही। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, करेक्ट करना है, सेलेक्ट द वर्ड सेगमेंट दैट कैन सब्स्टिट्यूट द ब्रैकेटेड वर्ड सेगमेंट। ठीक है, चलो देखते हैं यहां पे इसके लिए क्या होना चाहिए। सबसे पहले आप अच्छे से जानते हैं बच्चे कि ईच के बाद हमें सिंगुलर नाउन लिखना होता है, तो यहां पे सिंगुलर नाउन लिखा हुआ है, और जब आपने ईच प्लस सिंगुलर नाउन कर दिया तो इसको सिंगुलर वर्ब भी देनी चाहिए, जो कि यहां पे नहीं दी हुई है, तो ये गलत हो गया। अब देखो ईच पार्टिसिपेंट भी है और सिंगुलर वर्ब भी है, सही है। यहां पर भी देखो ईच पार्टिसिपेंट भी है, सिंगुलर वर्ब भी है, लेकिन आएगा कौन वाला वो भी देख लीजिएगा दोस्तों। तीसरा, यहां पर प्लूरल वर्ब लगा दिया और यहां पर भी प्लूरल वर्ब लगा दिया, 2 ऑप्शंस कट गए। अब बच गए आपके ऊपर के 2। अगर आप यहां पे वॉज लगाते हो तो वॉज प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस बनेगा, और हैज लगाते हो तो हैज थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस बनेगा। तो ईच पार्टिसिपेंट हैज परफॉर्म्ड वेल या वॉज परफॉर्म्ड? अरे पार्टिसिपेंट्स ने ही परफॉर्म किया है, तो आपका जो सब्जेक्ट है वो वर्ब का डूअर है, एक्टर है, राइट। तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में बनेगा, और एक्टिव वॉइस में आपको थर्ड फॉर्म हैज के साथ देनी पड़ेगी, राइट एवरीवन। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैज प्लस थर्ड फॉर्म। गॉट इट? लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपके सामने अंडरलाइन सेगमेंट ईडियम है। फातिमा वॉज एट हर विट्स एंड, फातिमा अपने विट्स एंड पर थी। अच्छा, ट्राइंग टू डिसाइड ऑन अ सीरेन प्लेस फॉर स्पेंडिंग द हॉलीडेज इन। सीरेन मीन्स होता है शांत, इसका मतलब अच्छा वर्ड है ये, इसकी मीनिंग हो जाएगी शांत। एट हर विट्स एंड, इसको ऐसे समझो, एट हर विट्स एंड, ऐसे समझो। एट हर विट्स, विट्स में विट का मतलब होता है बुद्धि। अगर जो फातिमा है उसकी बुद्धि किसी पॉइंट पर आकर एंड हो गई है, अंत हो गई है, इसका मतलब वो किसी चीज में अपनी बुद्धि लगाना चाह रही है लेकिन अपनी बुद्धि लगा नहीं पा रही, क्योंकि बुद्धि तो एंड हो गई है। लोग कहते हैं यार दिमागे काम नहीं कर रहा, यार ऐसी खबर सुनने को मिल गई, दिमागे काम नहीं कर रहा, दिमागे काम नहीं कर रहा, मतलब उसकी बुद्धि का एंड हो गया। अब बुद्धि का अगर एंड हो गया है तो सामने वाला पर्सन कंफ्यूज हो जाएगा, राइट, कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसका मतलब ही कुछ इसी से मिलता जुलता होना चाहिए कि वरीड हो और कंफ्यूज्ड हो। आपके पास ऑप्शन नंबर 1 को जाता है, सो वरीड, कंफ्यूज्ड और एनॉयड दैट शी डज नॉट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। शी इज अनेबल टू डिसाइड, शी इज सो वरीड, व्हाट टू डू नेक्स्ट, नहीं पता उसको, क्योंकि उसके विट का एंड हो गया है। आगे बात समझ में अच्छे से। नेक्स्ट छोटा सा पैराजंबल आ गया दोस्तों आपके सामने, चलिए फटाफट अरेंज कर दीजिए। Having the opportunity of observing peoples, we respect and appreciate their point of views. The advantage of traveling different places and culture, custom and lifestyle is that, ये बहुत easy है बच्चे, कर लेंगे आप। Different places and आगे क्या लगा सकते हैं? Come on everyone. टाइम्स अप, आपका ऑर्डर है यहां पे RPSQ, कैसे बनेगा उसको समझाता हूं। सबसे पहला फर्स्ट पार्ट खोजना है। फर्स्ट पार्ट आपके इसी में दिया हुआ है, दी एडवांटेज ऑफ ट्रैवलिंग डिफरेंट प्लेसेस। डिफरेंट प्लेसेस को ट्रेवल करने का जो एडवांटेज है, बहुत ध्यान से समझिएगा। द एडवांटेज ऑफ ट्रैवलिंग डिफरेंट प्लेसेस एंड हैविंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑब्जर्विंग पीपल के, क्या पीपल की कौन सी चीज को, तो यहां पे आपने अपोस्ट्रोफियस लिखा है तो इसके बाद में नाउन चाहिए। अब वी तो नहीं हो सकता, दैट्स अ प्रोनाउन, हमें नाउन चाहिए। तो पीपल का कल्चर, कस्टम एंड लाइफ स्टाइल। अब आपका यहां पे उसके बाद ये हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट पार्ट था द एडवांटेज, दैट्स योर आर पार्ट। उसके बाद आपका ये पी पार्ट, एंड पी के अपोस्ट्रोफियस के साथ कनेक्ट हो रहा है एस पार्ट, तो लास्ट में जाएगा वी रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट देयर पॉइंट ऑफ व्यूज, दैट इज योर क्यू पार्ट। सही ऑर्डर है आपके ऑप्शन सी में, RPSQ फिट्स द बेस्ट। लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं इसको अभी उतने डिटेल में नहीं लेके जा रहा, क्योंकि पैराजंबल जो पार्ट है माय डियर स्टूडेंट्स,
उसके लिए आपको मेरे पैराजंबल पे मेरी कुछ वीडियोस आएंगी जिसको आपको जरूर देखना है, और वो लगभग 30 to 45 मिनट्स की होंगी। उसके बाद आपके लिए ये हलवा जैसे होंगे, मतलब आप क्वेश्चन देखेंगे, मेरे साथ पढ़ेंगे, और जैसे मैं नेक्स्ट क्लिक कर देता हूं ना, थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाए मेरे साथ उसको समझने में। बाद में इसको नहीं करेंगे, बाद में सीधा पैराजंबल को जब मैं आपको आधे घंटे में समझा दूंगा कि करना कैसे होता है, तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा बच्चे, ठीक है। फिर आपको देखकर मैच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपके लिए इजी हो जाएगा, बहुत जबरदस्त हो जाएगा, ठीक। तो उसके लिए थोड़ा सा तब तक हमारे साथ करते चलिए। नेक्स्ट पे आते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, गलत स्पेलिंग बताइए। एकोमोडेट मिस्चीवियस होता है, मिस्चीवस होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, करेक्ट स्पेलिंग होगी मिस्चीवस, मिस्चीवस, MISCHIEVOUS, आई नहीं होना चाहिए वी के बाद, यहां पे आई लिखा हुआ है। मिस्चीवस शरारती को कहते हैं। द बॉय इज मिस्चीवस, बहुत शरारती है, बहुत ही नॉटी है, तो शरारती या नॉटी होता है मिस्चीवस। द मिस्चीवस बॉय हिड हिज सिस्टर्स शूज, ठीक है। एकोमोडेट, इसकी स्पेलिंग रट लो, ACCO साथ में डेट, ACCO साथ में डेट, ACCO, राइट। एकोमोडेट होता है आवास देना, किसी को रहने की जगह देना, उसे कहा जाता है। द होटल कैन एकोमोडेट 200 गेस्ट, 200 गेस्ट को होटल एकोमोडेट कर सकता है। चलो आगे बढ़ो। माइलेनियम होता है बच्चे अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, 1000 साल का जो समय होता है उसको माइलेनियम कहा जाता है। MILLENNIUM, माइलेनियम। फिर अगला देखो, उसके बाद कहता है प्रिविलेज, कहते ना ये चाइल्ड प्रिविलेज्ड चाइल्ड है, तो विशेष अधिकार किसी के पास होता है तो हम उसको प्रिविलेज कहते हैं, या तो सुविधा को भी प्रिविलेज कहा जाता है। एक स्पेशल राइट और एडवांटेज गिवन टू समवन, दैट इज प्रिविलेज। कोई आदमी बहुत अमीर घर में पैदा हो गया तो लोग कहते हैं सी द चाइल्ड अ प्रिविलेज्ड चाइल्ड, तो प्रिविलेज्ड का मतलब है जिसको भगवान ने सब दे के ही भेज रखा है, ठीक है। इट इज अ प्रिविलेज टू स्टडी एट द टॉप यूनिवर्सिटी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टॉट, आपको इस वर्ड का सिनोनिम बताना है। स्लैक, टाइट, टॉन, फ्लैसिड, अच्छे वर्ड्स हैं, अच्छे वर्ड्स हैं, कम ऑन एवरीवन। टाइम्स अप, करेक्ट आंसर आपके सामने, TIGST, क्योंकि टॉट का मतलब होता है कोई चीज बहुत ही कसा हुआ होना, तनावपूर्ण होना, है ना। टाइटली स्ट्रेच्ड और पुल्ड है, एकदम से टाइटली स्ट्रेच्ड और पुल्ड, तो उसे हम टॉट कहते हैं, TAUT। और टाइट का मतलब भी यही होता है दोस्तों, कोई चीज अगर टाइट है तो। स्लैक होता है बिल्कुल ढीला ढाला, एकदम थुलथुल सा। फ्लैसिड भी आपका ढीला ढाला होता है, एकदम से लूज अगर कोई चीज है तो चाहे आप उसको स्लैक कह लो या फ्लैसिड कह लो। FLACCID स्पेलिंग है इसकी बच्चे। और एक टॉन, टीयर का सेकंड फॉर्म होता है, टीयर का थर्ड फॉर्म होता है, जिसका मतलब होता है फटा हुआ होना कोई चीज, टीयर टू टॉर्न, ऐसे चलता है। तो कोई चीज जैसे पेपर पकड़ा आपने फाड़ दिया तो पेपर टॉन है, टॉन पेपर हो गया, यानी रिप्ड और डैमेज्ड बाय पुलिंग, फटा हुआ है, उसको कहते हैं बच्चे टॉन, ठीक है। तो ये आपके कुछ बढ़िया बढ़िया वर्ड्स हो गए। एक्टिव पैसिव वॉइस है, ही विल बी मेड, ये देखिए पैसिव वॉइस है ना, विल बी मेड है तो बी हट जाएगा और ये मेड मेक बन जाएगा। विल मेक चाहिए बस, जैसे यहां पर बी लगा हुआ है हट जाएगा, विल मेक है, सही है। यहां पे बी लगा है हट जाएगा, यहां पे भी बी लगा है हट जाएगा। तो केवल एक ऑप्शन है जिसमें विल मेक गिवन है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। बी ही है ना बच्चों, द पीपल विल मेक हिम प्रेसिडेंट, ठीक, क्लियर हो रहा है। चलो अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इडियम मीन्स टू स्टील फ्रॉम अ शॉप। अरे वाह, टू स्टील, चुराना, फ्रॉम अ शॉप, शॉप से, क्या मतलब है। मान लीजिए आप कहीं, आप शॉप में गए कोई चीज परचेज करने के लिए, एंड आपने देखा कि हाँ ठीक है खरीदना है, शॉपकीपर निकाल रहा है, अचानक से लाइट चली जाती है और आपकी नीयत खराब होती है और आप तुरंत जो है उसको पैसे देकर उस सामान लेने के बजाय आप सीधा सामान लेते हैं, पॉकेट में डाल लेते हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा, आपने क्या किया, स्टील किया फ्रॉम अ शॉप, शॉप से, जिसको चुराने में आपने अपने शरीर के किन चीजों को काम में लगाया, 5 उंगलियों को, तो इसका मतलब 5 फिंगर्स उठाया, पॉकेट में डाला, 5 फिंगर्स, ऐसे याद रखना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 5 फिंगर डिस्काउंट, आपको 5 फिंगर डिस्काउंट मिल गया। 5 फिंगर डिस्काउंट का मतलब ये होता है कोई चीज को चुराना, चोरी करना। ही वॉज कॉट यूजिंग द 5 फिंगर डिस्काउंट एट द स्टोर, पकड़ा गया वो।
गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है सुवर्ण अवसर, सुनहरा अवसर। कहते हैं ये तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जैसे तुम बच्चा लोगों को अभी मौका मिला है कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर लो, घर वाले प्रेशर नहीं डाल रहे, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, वही हो गया। ग्रीन थंब होता है, हरे रंग का थंब। आपका थंब जो है अगर हरा हो जाए तो इसका मतलब आप पेड़ पौधों में लगे थे, तो बागवानी कर रहे थे आप, इसे कहते हैं बागवानी में माहिर होना। दैट इज ग्रीन थंब। और अगला है ब्लैक शीप, होता है एक समूह का बदनाम व्यक्ति, एक पर्सन हु इज डिफरेंट और बिहेव्स बैडली इन अ ग्रुप। ब्लैक शीप है वो, कि भैया ये हमारे समूह का, हमारे ग्रुप का ये ब्लैक शीप है। एक आप लोगों ने देखा होगा, एक बड़ी पुरानी मूवी है सूर्यवंशम, अमिताभ बच्चन की। तो अमिताभ बच्चन का बेटा जो हीरा ठाकुर रहता है, वो भी अमिताभ बच्चन का ही रोल था। तो अमिताभ बच्चन उसको कहा करते थे कि ये हमारे परिवार का ब्लैक शीप है। परिवार के सारे लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, सारे लोग परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं, केवल ये हीरा ठाकुर, ये हमारा बेटा, ये हमारे परिवार पर कलंक है। कुछ इस तरीके के स्टेटमेंट्स उसको मिला करते थे। तो ये एक प्रकार का ब्लैक शीप उसको बोलते थे। ब्लैक शीप मतलब आप कह सकते हैं कि वो समूह का बदनाम व्यक्ति है, क्योंकि वो अपने पिता के हिसाब से कुछ नहीं कर रहा था, ऐसा उन्हें लगता था। राइट, सो ही इज ऑलवेज बीन द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, नेवर फॉलोइंग दी। समझ गए ना बच्चे? लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। अब आपको एरर खोज के देनी है। देखो, आई आर डांसिंग विद माई हस्बैंड एट माई सिस्टर्स वेडिंग। कितना आसान सा क्वेश्चन है। अगर हम एक एक शुरुआत से करें तो हम आई के साथ आर तो कभी नहीं लगाते, आई के साथ हमेशा एम आता है, एम होना चाहिए, आर नहीं आना चाहिए, तो आंसर मिल गया। आर के साथ एम, आर की जगह पे एम कर दिया, ठीक है। आई एम डांसिंग सही है। डांसिंग एग्जामिनर चाहता तो ये विद के साथ भी गलती कर देता, जैसे वो लिख देता आई एम डांसिंग टू माई हस्बैंड, आई एम डांसिंग फॉर माई हस्बैंड, आई एम डांसिंग इन माई हस्बैंड, ऐसे। जबकि वो हस्बैंड के साथ नाच रही है वेडिंग में, तो विद ही आएगा दोस्तों। कुछ और लगाओगे तो गलत हो जाएगा। विद माई हस्बैंड एट माई सिस्टर्स वेडिंग, एट माई सिस्टर्स वेडिंग में वो एट को गलत कर देता। जबकि सिस्टर की वेडिंग एक पॉइंट ऑफ प्लेस है, और पॉइंट ऑफ प्लेस, पॉइंट ऑफ टाइम, इन दोनों के लिए प्रेपोजिशन एट आता है। सो वो प्रेपोजिशन भी गलत कर सकता था, तो वो भी सही है, यानी बाकी ठीक है। मिस्टेक केवल इसी में है, आर हटा के आपको एम लगाना है। काफी इजी क्वेश्चन था ये वाला। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एरर। वंस अगेन एरर बतानी। द टी एट दिस कैफे इज बेस्ट देन एट द कोस्टा कैफे इन आर ऑफिस। क्या गलती है इसमें? प्यारे साथियों, एडजेक्टिव्स की जो डिग्रीज होती है, उनके कंजंक्शंस तीनों डिग्री के अलग अलग बटे हुए हैं। जैसे अगर पॉजिटिव डिग्री है तो एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री कंजंक्शन एज या तो कंजंक्शन सो एज लेगा। मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा बाद में। कंपैरेटिव डिग्री होगा तो देन लेगा, या तो देन है तो डिग्री कंपैरेटिव लगाइए, और सुपरलेटिव डिग्री है तो आर्टिकल दा लेगा अपने साथ। ठीक है, जैसे यहां पे देखो देन लगा हुआ है तो कंपैरेटिव लगाइए। बेस्ट क्यों किया? गुड, बेटर, बेस्ट, ऐसे चलता है। तो हमें तो बेटर चाहिए यहां पे, राइट। तो मिस्टेक है आपके इसी पार्ट में, बेस्ट को हटा के बेटर लिखिए, बिकॉज वी हैव कंजंक्शन देन। और कंपैरिजन हमारे दो कैफे में हो रहे, द टी एट दिस कैफे को दैट कैफे से, इस कैफे को उस कैफे के टी से कंपेयर कर रहा है, तो दो ही है, तो डिग्री कंपैरेटिव ही चलेगी दोस्तों। लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। माइजरेबल का आपको एंटोनिम बताना है। माइजरेबल, जो इंसान माइजर होता है ना, अपने परिवार को हमेशा माइजरेबल स्थिति में डाल के रखता है। माइजर परिवार को माइजरेबल कंडीशन में डालता है, मतलब कष्टकारी कंडीशन में, तकलीफ दे कंडीशन में, परेशान कर देने वाले। इसका अपोजिट चाहिए, कंफर्टेबल, है ना, आरामदायक, चीयरफुल। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? चीयरफुल, आनंद से भरपूर, क्योंकि माइजरेबल मींस होता है कष्ट से भरपूर, कष्ट से भरपूर। एक्सट्रीमली अनहैप्पी और अनकंफर्टेबल, कष्ट से भरपूर। उल्टा क्या हो गया? चीयरफुल, आनंद से भरपूर। ठीक है, दोनों के एग्जांपल्स लिखे हैं। मेलोडियस, मेलोडी से याद रखिएगा, जो सुनने में बड़ा मधुर होता है ना, प्लीजेंट टू हियर, हम उसे मेलोडियस कहते हैं। मेलोडियस के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज कैलीफोनी। क्या बोलते हैं इसको? कैलीफोनी। कैलीफोनी, सोनरस, और भी वर्ड्स होते हैं, हम आपको सिनोनिम एंटोनिम जब कराएंगे तो पढ़ाएंगे। सो मेलोडियस का मतलब हो गया मधुर। सेटल्ड आप जानते ही हैं, कहते हैं ना सेटल हो जाए सब कुछ,
है ना, ये अभी जिंदगी में अभी लहरा रहा है, इसका फ्यूचर थोड़ा सेटल हो जाए, फिर शादी ब्याह करेंगे बच्चे का, तो वो सेटल होता है। और रिस्ट्रेंड का मतलब होता है संयमित करना, रोक टोक करना, होल्डिंग बैक या कंट्रोल रखना किसी पर, उसको कहते हैं रिस्ट्रेंड। जैसे शी गेव अ रिस्ट्रेंड रिस्पॉन्स टू द क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म पर उसने रिस्ट्रेंड रिस्पॉन्स दिया, यानी एक ऐसा रिस्पॉन्स जो उसके क्रिटिसिज्म को रोकता है, दैट इज रिस्ट्रेंड। रिस्ट्रेंड मतलब होता है बाधा बनना किसी चीज पर, रोक लगाना, दैट इज रिस्ट्रेंड। सो आपके सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस हो गए। लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉन्फिस्केट, कॉन्फिस्केट क्या है? गवर्नमेंट कहती है कि आप जो है, अगर आप कोई शॉप रख रहे हैं, शॉप आपकी है, तो आप फुटपाथ पे या अपनी शॉप के बाहर दुकान मत बढ़ाइए। अगर आप बढ़ाएंगे तो दुकान के बाहर के सारे सामान को कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा। क्या मतलब समझ में आया? दुकान के बाहर के सारे सामान को कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा, दैट मीन्स कब्जा कर लिया जाएगा, उन सभी को कब्जा कर लिया जाएगा, उनको जब्त कर लिया जाएगा। तो जब्त करने का उल्टा चाहिए, टिटिवेट, सीज, सीज तो सिमिलर हो गया, डिस्ट्रॉय भी नहीं, रीस्टॉक, रीस्टॉक अगर जब्त कर लिया तो दोबारा उसको रीस्टॉक कर लें, है ना। सो सही आंसर रीस्टॉक हो जाएगा, री स्टॉक, पुनः स्टॉक लगाना, जैसे री ओपन, री स्टार्ट, वैसे री स्टॉक। कॉन्फिस्केट है जब्त करना, री स्टॉक है फिर से स्टॉक करना, डिस्ट्रॉय है नष्ट कर देना, सीज का मतलब भी जब्त करना ही होता है, कहते हैं ना ये कंपनी सीज हो गई है। और टिटिवेट का मतलब होता है तैयार करना या सजाना किसी को, टू मेक ए स्मॉल इंप्रूवमेंट टू समवन और समथिंग, किसी चीज में स्मॉल इंप्रूवमेंट कर देना, दैट इज कॉल्ड टिटिवेट करना। जैसे शी स्पेंट एन आवर टिटिवेटिंग हर आउटफिट बिफोर द पार्टी, यानी अपने आउटफिट को सजाने में, संवारने में पार्टी से पहले उसने घंटों लगाए। ठीक है, तो ये आपके चारों बढ़िया ऑप्शंस हो गए। टिटिवेट एक नया वर्ड था, याद कर लीजिएगा दोस्तों। एडिबल का आपको बताना है मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग, यानी सिमिलर मीनिंग क्या होना चाहिए। एडिबल, एडिबल देखो, EDIBLE, एडिबल मीन्स होता है कोई भी ऐसी चीज जो खाने योग्य होती है ना, उसको कहा जाता है खाने योग्य चीजें। और एक और वर्ड होता है दैट इज ईटेबल, ये खाने योग्य नहीं है, इसका मतलब है खा जाओ, चाहे योग्य हो चाहे ना हो, शरीर को नुकसान पहुंचे पहुंचे, इसमें शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा, फिट फॉर कंजम्पशन है। अब इसका उल्टा चाहिए, पहला है नॉइसम, दूसरा है मॉर्टल, तीसरा नॉक्सियस, ये तीनों नहीं होंगे। न्यूट्रिटिव, न्यूट्रिशियस याद रखिए ना, न्यूट्रिशन, अगर आप कोई चीज को न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो वो आपके बॉडी के लिए हेल्पफुल होता है ना, प्रॉफिटेबल होता है ना, बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है ना। तो न्यूट्रिशियस से ही न्यूट्रिटिव बन गया बच्चे, एडिबल से न्यूट्रिटिव बन गया, जिसका मतलब होता है पोषक। ठीक है, क्योंकि एडिबल मतलब होता है खाने योग्य। अच्छा, नॉइसम क्या है बच्चे? जो दुर्गंध से भरा हुआ है और हानिकारक है, जो अनप्लीजेंट है और हार्मफुल है, उसको हम नॉइसम कहते हैं। नॉइजम, नॉइजम, नॉइज से कह लीजिए, नॉइज हमारे लिए अनप्लीजेंट होती है और कानों के लिए हार्मफुल होती है। तो नॉइजम का मतलब, बोलो बोलो बोलो, हार्मफुल। नेक्स्ट, मॉर्टल एक वर्ड होता है, एक इमॉर्टल होता है। इमॉर्टल उसे कहते हैं जो कभी मरता नहीं है, और मॉर्टल उसे कहते हैं जो मर जाता है। जैसे इंसान हो गया, दुनिया में पैदा हुई हर एक चीज हो गई, तो सब्जेक्ट टू डेथ, जिसकी मृत्यु होनी ही होनी है, उसको हम मॉर्टल कहते हैं। और तीसरा वर्ड है आपका नॉक्सियस, हानिकारक या जहरीला विषैला होता है। हार्मफुल और पॉइजनस, हानिकारक हो या जहरीला हो। जैसे नॉक्सियस को ऐसे एक आदमी ने उसके नाक में पंच मार दिया, पूरा नाक टूट गया, ये उसके लिए बड़ा ही नॉक्सियस रहा, यानी कि हार्मफुल रहा। याद हो गया? द फैक्ट्री रिलीज्ड नॉक्सियस फ्यूम्स इनटू द एयर, जिसकी वजह से लोग बेहोश हो गए सूंघ सूंघ के। तो नॉक्सियस मतलब जहरीला, हार्मफुल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ऑपरेटिव का क्या बताना है आपको? एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, देयर आर मेनी फैक्ट्रीज इन द ऑपरेटिव एरिया। अब फैक्ट्री है ऑफ द सिटी, सिटी के ऑपरेटिव एरिया में मेनी फैक्ट्रीज हैं। फैक्ट्री कहां पे होती है? फैक्ट्री है तो वो इंडस्ट्री है, और इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्रियल होना चाहिए। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, इसका मतलब है हार्ड वर्किंग, जिसको हम मेहनती कहते हैं ना, वो होता है इंडस्ट्रियस। और फैक्ट्री है, कंपनी है, फैक्ट्री है तो वो इंडस्ट्रियस नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल होना चाहिए। इंडस्ट्रियल एरिया होता है, इंडस्ट्रियस एरिया नहीं होता। इंडस्ट्रियस इंसान होता है, जैसे आप मेहनत करोगे तो आपको बोला जाएगा कि यू आर वेरी इंडस्ट्रियस, यू आर इंडस्ट्रियस। तो इंडस्ट्रियस मीन्स होता है हार्ड वर्किंग। देखो लिखा भी होगा यहाँ पे, ये देखो हार्ड वर्किंग। और इंडस्ट्रियल आपका आंसर है,
औद्योगिकीय जिसको कहते हैं, जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है उसको इंडस्ट्रियल कहते हैं, ठीक है। सर्विसिएबल, सर्विस जैसे यूजेबल एंड इन गुड कंडीशन है उसको सर्विसिएबल कहते हैं, मतलब जिस चीज से सर्विस ले सकते हो यानी कि वो चीज उपयोगी है। और मैकेनिकल तो आप जानते हो यार, मैकेनिकल मशीनरी से बना है, रिलेटेड टू मशीनरी, दैट इज यांत्रिक है, मैकेनिकल कहलाता है। चलो यहां तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिनोनिम बताना है ब्रैकेटेड वर्ड का। ओके, द इलेबोरेट सिलेबी हैड टू बी समराइज्ड टू मेक अ प्रेजेंटेशन इन द यूजीसी असेसमेंट मीटिंग। समराइज्ड का मतलब क्या है, सिलेबी को, जो इलेबोरेट सिलेबी है मतलब काफी व्याख्या, काफी एक्सप्लेनेशन के साथ जो आपका सिलेबस है उसको समराइज करना है, छोटा करना है, पॉइंट वाइज कर लेना है। आपके ऑप्शन है एक्सपैंडेड, ये तो एक्सपैंडेड करना हो गया, समराइज में तो छोटा करना है। रिकैपिचुलेट, प्रोलॉन्ग्ड, लेंथेंड। रिकैपिचुलेट, रिकैपिचुलेट मींस होता है कोई चीज को समराइज करना और रिपीट द मेन पॉइंट्स ओनली। समराइज करना केवल मेन पॉइंट्स, उसको इलेबोरेट नहीं करना है, राइट, सारांश देना किसी चीज को। तो समराइज्ड का सिमिलर ये हो जाएगा। एक्सपैंडेड मींस होता है काफी विस्तार किया हुआ, बढ़ाया हुआ। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब लंबा करना, लॉन्ग से प्रोलॉन्ग याद रखिएगा। और लेंथन, लेंथ लंबा, तो लेंथन का मतलब भी लंबा किया कोई चीज, उसको कहा जाएगा। काफी अच्छे अच्छे ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही जवाब हो गया रिकैपिचुलेट। लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। I received a parcel in the mail today. आपको बताना है इनकरेक्टली स्पेल्ड। रिसीव्ड की करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है? RECEIVED है ना, RECEIVED, रिसीव्ड, ये आपकी सही स्पेलिंग है जो ऑप्शन ए में है, ये आंसर है। मिस्टेक है बाकी ऑप्शंस में। रिसीव मींस होता है कोई चीज को रिसीव किया, प्राप्त किया। जैसे कोई पार्सल आया, कोरियर वाला आया, आप रिसीव करते हैं ना, उसको पैसे देते हैं, कोरियर रिसीव करते हैं। रिसीव मींस होता है कोई चीज को प्राप्त करना, दैट इज रिसीव करना, ठीक है। एक एग्जांपल भी लिख दिया आपके समझने के लिए। लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन पेपर्स आर प्लेस्ड इन द लॉकर्स ऑफ द स्कूल इन अ वे दैट दे कैन नॉट बी रीच्ड, इस तरीके से कि वहां तक नहीं पहुंचा जा सकता है। देखो, अगर कोई चीज तक आपकी पहुंच है तो जहां तक पहुंचा जा सकता है उसे हम कहते हैं असेसिबल, कि हमारी यहां तक पहुंच है, हमारी मंत्री तक पहुंच है, हमारी विधायक तक पहुंच है, हम छत में यहां तक पहुंच सकते हैं। जहां तक पहुंच हो सकती है किसी भी रूप में, हम उसको एसेसिबल कहते हैं। अब आप समझ चुके होंगे, जब पहुंच नहीं हो तो उसको क्या कहते हैं? इनएसेसिबल। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। पहुंच से बाहर को कहते हैं, और वो यही कह रहा है ना, कैन नॉट बी रीच्ड, पहुंचा नहीं जा सकता है। इररिप्रेसिबल का मतलब है अवशोषित नहीं होने वाला, इम्पॉसिबल टू कंट्रोल। आपने लिखा ना, कंट्रोल नहीं होगा। इररिप्रेसिबल यानी रिप्रेसिबल नहीं है, वो रिप्रेसिबल नहीं है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इररिप्रेसिबल है। हिज इररिप्रेसिबल एंथुसियाज्म वाज कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस मींस होता है कोई चीज जो फैलता चला जाए। जैसे कोरोना वायरस आया था, तो कोरोना वायरस वाज अ कॉन्टेजियस डिजीज। ये एक कॉन्टेजियस डिजीज थी, फैलती चली जा रही थी, बस रुक ही नहीं रही थी। अफोर्डेबल, जिसको आप अफोर्ड कर सकते हो, यानी सस्ती कीमत का है, रिजनेबल प्राइस है। और अफेबल होता है फ्रेंडली, अफेबल फ्रेंडली। ही इज एन अफेबल होस्ट एट एवरी पार्टी, यानी अफेबल है, अफेबल 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 अफेबल। अफेबल मींस होता है फ्रेंडली, दोस्ताना, मित्रवत, दैट इज कॉल्ड अफेबल। अच्छा वर्ड है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 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 he has the dash to express his thoughts। अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए he has अधिकार, यही कहना चाह रहे हैं। अधिकार की इंग्लिश होती है he has। देखो, RIGST राइट मतलब सही भी होता है, और RIGST राइट मतलब अधिकार भी होता है। दोस्तों, हम यहां पे इसी को अधिकार के सेंस में यूज कर रहे हैं। तो he has the right, उसको अधिकार है, टू एक्सप्रेस हिज थॉट्स, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने का। राइड मतलब होता है सवारी करना, हॉर्स राइडिंग होती है ना, बाइक पे राइड करते हो आप, साइकिल पे राइड करते हो। राइडिंग मतलब हो गया सवारी करना कोई चीज की। WRIT राइट मतलब लिखना होता है। और लास्ट है RITE, राइट का मतलब हो गया कर्म या रिवाज। जो सेरेमोनियल एक्ट और प्रैक्टिस होती है ना, उसको राइट कहते हैं, RITE। द वेडिंग राइट वॉज हेल्ड
इन अ ट्रेडिशनल मैनर, ट्रेडिशनल मैनर में वेडिंग राइट करी गई, यानी कि रिवाज निभाए गए, शादी के रिवाज निभाए गए। सो ये आपका हो जाता है RITE। लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एन ऑर्डर ऑफ लॉ रिक्वायरिंग पीपल टू रिमेन इंडोर्स। ये आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों। एक ऐसा कानून आया, एक ऐसा ऑर्डर आया गवर्नमेंट की तरफ से, जहां पे लोगों से बोला गया कि रोड पे निकलना बिल्कुल अलाउ नहीं है, सब घर के अंदर ही रहें, बाहर बिल्कुल ना निकलें। इसका मतलब क्या? रोड पे क्या लग गया? कर्फ्यू। बिल्कुल सही समझे आप, कर्फ्यू। तो करेक्ट आंसर होगा आपका कर्फ्यू। कर्फ्यू की मीनिंग ये लिखिए। और बाकी देखो, रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है प्रतिबंध, रुकावट, बाधा, रोक उसे कहते हैं। लिमिट में भी लिमिट है। चेक इन का मतलब भी, एक तो होता है कहीं चेक इन करना, जैसे आप होटल में चेक इन करते हो, और एक होता है चेक इन करना मतलब किसी को रोकना, चेक करना, स्टॉप करना। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमें यहां पे चाहिए था एक ऑर्डर जो लॉ से आया हुआ है। तो लॉ के द्वारा आए हुए ऑर्डर में बाकी कोई ऑप्शन नहीं होगा सिवाय कर्फ्यू के, क्योंकि कर्फ्यू गवर्नमेंट लगाती है और बाकी सब तो घर वाले लगा देंगे, मम्मियां लगा देंगी भाई साहब, है ना। आइए थोड़ा क्लोज टेस्ट करते हैं। टी प्राइसेस इन द डोमेस्टिक डैश कंटिन्यू टू रूल हाई। तो डोमेस्टिक की कौन सी जगहों पर टी का प्राइस? पहला ऑप्शन है डोमेस्टिक मार्केट, डोमेस्टिक एरिया, डोमेस्टिक जोन, डोमेस्टिक फील्ड। भाई साहब कीमत बढ़ रही है तो बाजार में बढ़ेगी ना, दैट इज डोमेस्टिक मार्केट। तो करेक्ट आंसर, चलो ठीक है, मार्केट लगा दो। बाकी ऑप्शंस इजी हैं तो मैंने इसीलिए इनको एक्सप्लेन, क्या ही एक्सप्लेन, एरिया जानते नहीं आप क्या, जोन भी है, फील्ड भी है। चलो आगे बढ़ो। तो द प्राइस, टी प्राइसेस इन द डोमेस्टिक मार्केट कंटिन्यू टू रूल हाई इन द करेंट ईयर डिस्पाइट, किन चीजों के बावजूद? द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ हायर प्रोडक्शन, यानी एक्सपेक्टेशन था कि हायर प्रोडक्शन होगा, हायर प्रोडक्शन के एक्सपेक्टेशन के बावजूद भी एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, कि पिछले साल की तुलना में इस साल हायर प्रोडक्शन होगा और टी के प्राइसेस थोड़े से डाउन आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, या हुआ जो भी है हम आगे देखेंगे। लेकिन इस लाइन से कह रहा है कि टी प्राइसेस जो है ये लगातार बढ़ते गए, डोमेस्टिक मार्केट में कंटिन्यू टू रूल हाई इन द करेंट ईयर, भी एक्सपेक्टेशन थी कि हायर प्रोडक्शन होगा पिछले साल की तुलना में, फिर भी आगे आइए। फिर कहता है ड्यूरिंग द पास्ट 3 मंथ्स के दौरान टी प्राइसेस हैव बीन डैश विद द प्राइसेस ऑफ अदर कंपनीज। दूसरे कंपनीज के साथ में तो जाहिर सी बात है फिर साथ में तो वो अलाइन ही होगी ना दोस्तों, अलाइन ही होगी ना, अलाइन विद होता है। सो करेक्ट यहां पे होना चाहिए कि जो ड्यूरिंग द पास्ट 3 मंथ्स है वो टी प्राइसेस हैव बीन अलाइनिंग विद द प्राइसेस ऑफ अदर कंपनीज। बाकी ऑप्शंस का मीनिंग लिखा है कि फेवरिंग, किसी का फेवर करना, काउंटरिंग, किसी को काउंटर, जैसे कहते हैं ना इसको काउंटर कर रहा है, मतलब उसकी बात पर प्रतिक्रिया दे रहा है, अपोज कर रहा है। और एन काउंटरिंग का मतलब भी किसी को फेस करना, सामना करना। सही जवाब आपके सामने है, दैट इज अलाइनिंग। क्वेश्चन नंबर 23, थर्ड नंबर ब्लैंक। यहां पे अनलाइक लास्ट ईयर जो टी के प्राइसेस हैं हैव जनरली शोन, दिखाया, यानी पिछले जैसे नहीं, लेकिन टी के प्राइसेस दिखाए हैं। क्या दिखाया है? डैश व्हेन टी प्राइसेस रोज ड्रामेटिकली। अब जाहिर सी बात है आप चाय की कीमत बढ़ा रहे हो तो एक दिखाएगा क्या? अप ट्रेंड, यही दिखा सकता है, क्योंकि रिडक्शन का मतलब हो गया घटना और चाय की कीमत बढ़ी है तो ये नहीं हो सकता। इनफ्लो, देख लीजिए, इनफ्लो का मतलब होता है किसी चीज के आगमन पर, द अराइवल ऑफ समथिंग। अब यहां पे चाय की कीमत जो है वो इनफ्लो नहीं हुई है बल्कि अप ट्रेंड हो गई है, ऊपर चली गई है दोस्तों, तो ये भी गया। और इनेट का मतलब होता है जो उसके जन्म से होता है। सही जवाब कौन सा होगा? अप ट्रेंड। 24 यहां पे प्राइसेस सीम टू हैव डैश एट अ rather high level, seem to have dash। अब यानी कि जो प्राइसेस हैं, when टी प्राइसेस रोज ड्रामेटिकली दिस ईयर, तो प्राइसेस प्रतीत हुए टू हैव डैश, थर्ड फॉर्म चाहिए, एट अ rather हाई लेवल, यानी बहुत ही हाई लेवल पे चाय के प्राइसेस जाके क्या हो जाएंगे? पहला स्टेबलाइज्ड हो सकता है। मॉडरेट का मतलब मॉडरेट होना, अरे जब हाई लेवल पे पहुंच गया तो रुकेगा, उसको स्टेबलाइज करना कहते हैं। इक्वेटेड मतलब इक्वल होना, किससे इक्वल कर रहे हो? अबेटेड मतलब भी कम करना, स्टेबलाइज्ड यानी एक हायर लेवल पे पहुंचेगा फिर वहीं पर टिक जाएगा, नीचे आएगा ही नहीं। तो जो सोचा गया था कि टी के प्राइसेस डाउन होंगे वो डाउन ही नहीं हुए, अप ट्रेंड होते चले गए। अप ट्रेंड हो गए तो अप ट्रेंड पे जाके जहां पहुंच गए वहीं पर टिक जाएगा।
तो करेक्ट आंसर यहां पे स्टेबलाइज्ड। बाकी ऑप्शंस में एक्सप्लेन कर चुका हूं। एक लास्ट ब्लैंक ले लीजिए। इन द सब्सिक्वेंट 4 मंथ्स, लगातार के 4 महीनों में द डैश एवरेज प्राइस शोड अ डाउन ट्रेंड। अब 4 महीने हैं तो महीने हाफ ईयर तो नहीं हुए ना, महीने तो कुल 4 ही हुए ना, तो मंथली ही हो सकता है, वीकली नहीं होगा क्योंकि महीने की बात हो रही, 4 हो चुके हैं। साल तो भाई साहब अभी हुए नहीं, कुल महीने ही 4 हुए हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मंथली। सही जवाब आपका मंथली हो जाएगा। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, 25 क्वेश्चंस इस सेट के हम लोगों ने कंप्लीट किए। आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। पूरा क्लियर हुआ है अच्छे से कि नहीं? इसी तरीके से इसके अगले सेट हम आपके लिए लेकर आएंगे बढ़िया बढ़िया प्रश्नों के साथ। मेरे साथ मेरी उन एक्सप्लेनेशन का हिस्सा बनिए, और ऑप्शन में जिस तरीके से हर वर्ड को एग्जाम्पल्स दे के मैं समझाता हूं, उसको जरूर समझते हुए और भी अपनी नॉलेज को एनहांस करते चलिए। आज के सेशन में ये इतना काफी है दोस्तों। मिलते हैं आप सभी से कल एक नए एपिसोड में कुछ शानदार, जानदार, जबरदस्त क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, मेहनत से पढ़ें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ऑल द बेस्ट गाइस। जय हिंद।